तो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा था और इस क्लास में भी हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। मुझे पता है कि आपको अगर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखोगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको सारे नोट्स समझाए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि अम्ल जल में OH प्लस आयन देते हैं, क्षारक OH माइनस आयन देते हैं, क्या होता है सब कुछ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, इन वीडियो में आप नए हो तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। अम्ल कितने प्रबल होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षारक क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल क्षारक कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से अच्छी तरह समझते हैं। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा जल में उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी क्षारक या अम्ल की अगर हमको प्रबलता देखनी है तो क्या करेंगे, अगर हमें देखना है कि ये अम्ल कितना प्रबल है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वह जल में H प्लस आयन कितना दे रहा है। तो देखना पड़ेगा कि जितना अधिक वह जल में H प्लस आयन देगा वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा, और जितना अधिक OH माइनस आयन देगा, जितना अधिक OH माइनस आयन देगा वह उतना ही प्रबल क्षारक होगा, और जितना कम H प्लस आयन देगा उतना ही दुर्बल अम्ल होगा, और जितना कम OH माइनस आयन देगा उसमें, तो जल में जितना कम OH माइनस आयन देगा जल में उतना ही दुर्बल क्षारक होगा। ठीक है, देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इस डिफिनेशन का क्या अर्थ निकलता है। देखिए, जल में जितने अधिक H प्लस आयन होंगे अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, जल में जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे, जल में किसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, जल में जितने अधिक H प्लस आयन होंगे उतना ही अम्ल प्रबल होगा, और एवं जल में जितने कम H प्लस आयन होंगे उतना ही अम्ल दुर्बल होगा। ठीक है, और जल में जितने अधिक OH माइनस आयन होंगे क्षारक उतना ही प्रबल होगा, और जल में जितने कम OH माइनस आयन होंगे क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। समझ में आ गया होगा। अगर जितने अधिक H प्लस आयन होंगे उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जितने कम H प्लस आयन होंगे उतना ही दुर्बल अम्ल होगा, और जितने अधिक OH माइनस आयन होंगे उतना ही प्रबल क्षारक होगा, और जितने कम OH माइनस आयन होंगे उतना ही दुर्बल क्षारक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इन सबका। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि अम्ल क्षारक प्रबल और दुर्बल भी होते हैं। जितने H प्लस आयन देंगे जल में उतने ही प्रबल होंगे। तो जल में H प्लस आयन के द्वारा भी हम माप सकते हैं, और किन्हीं ही सूचकों का या मापन का प्रकार भी हम यूज कर सकते हैं। उनमें हम अम्लों व क्षारकों की प्रबलता का मापन करेंगे। ठीक है, हम अम्ल व क्षारकों को H प्लस आयन की सांद्रता के आधार पर भी अम्ल प्रबल अम्ल व क्षारकों के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, और उनका मापन भी कर सकते हैं। किसके द्वारा मापन कर सकते हैं, देखते हैं डेफिनेशन के द्वारा। अम्ल व क्षारकों की प्रबलता का मापन। ठीक है, मापन करेंगे अम्ल व क्षारकों का। ठीक है, उनमें कितने प्रबल अम्ल होते हैं उनका मापन करेंगे इसमें हम। ठीक है, अम्ल व क्षारक की प्रबलता को हम एक सार्वत्रिक मात्रक के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारकों को हम माप भी सकते हैं। किस प्रकार माप सकते हैं, एक सार्वभौमिक मात्रक होता है, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक मात्रक होता है। ठीक है, जिसे हम सार्वभौमिक सूचक क्या कहते हैं उसे, जिसके द्वारा मापते हैं उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सूचक भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा मापेंगे उसे हम सार्वभौमिक सूचक भी कह सकते हैं। ठीक है, या इस मात्रक पर स्केल की भांति पैमाने लिखे होने के कारण इसे पीएच स्केल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो मात्रक होगा उस पर जो स्केल होते हैं, जैसे हमारे पास स्केल होता है सामान्य स्केल, इस पर सेंटीमीटर में लगे होते हैं, उसी प्रकार उसमें भी लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, वो पीएच को बताते हैं। ठीक है, इसलिए उसे भी पीएच स्केल कहते हैं। जैसे हमारा सामान्य स्केल होता है ऐसे ही पीएच मापने का भी स्केल होता है। अर्थात अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो एक लाइन से समझ सकते हैं। ये सब समझाने के लिए, आपको एग्जाम में आए तो सिर्फ हमें सीधा समझाना है। ठीक है, ये तो समझ में आने के लिए इतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अर्थात अम्लों व क्षारकों की प्रबलता को पीएच स्केल द्वारा मापा या ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इतना नहीं पढ़कर हम ये भी समझ सकते हैं कि अम्ल व क्षारकों को मापने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है, पीएच स्केल अभी आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है, कैसे उसमें लिखे रहते हैं। पीएच स्केल बताएंगे आपको, फिर माप के भी बताएंगे कि इसका पीएच कितना होता है, जल का पीएच कितना होता है, मुंह का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, सब बताएंगे आपको। ठीक है, आप जुड़े रहिए सिर्फ एस के सैनिक क्लासेस के साथ, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, पूरा कोर्स करवाएंगे। ठीक है, नोट्स बना लीजिए इनके, या फिर पीडीएफ तो डाल देंगे हम। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि पीएच को हम किसके द्वारा माप सकते हैं, किसी भी
विलयन है उसकी अम्लता को किस प्रकार माप सकते हैं, किसके द्वारा माप सकते हैं, सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक या पीएच स्केल के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है पीएच स्केल और क्या होते हैं सार्वभौमिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक ये क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। मतलब कहने का मतलब यह अनेक सूचकों का मिश्रण का अर्थ होता है कि यह अनेक प्रकार की सूचना देता है। मतलब हर सूचना को अलग अलग तरीके से देता है। जैसे कि अम्ल, अगर कोई ज़्यादा अम्लीय है तो उसको बिल्कुल गहरे कलर से, अगर कम अम्लीय है तो उसको हल्के कलर से, ज़्यादा थोड़ा गहरा अम्लीय होगा, कुछ भी होगा तो उसको अलग अलग कलर से बताएगा हमें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है यह अनेक सूचकों का मिश्रण है, यह अनेक सूचनाओं को देता है, इसलिए इसे अनेक सूचकों का मिश्रण बोला है। यह किसी विलयन में होने वाले हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर किसी विलयन में अनेक हाइड्रोजन आयन होंगे, उनकी सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही गहरा कलर आएगा, और जितनी कम होगी उतना ही गहरा फीका कलर आएगा, फिर हल्का कलर आएगा। अगर सांद्रता कम होगी तो हल्का कलर आएगा, अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो गहरा कलर आएगा। ठीक है, ये है सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, अगर पीएच ज्यादा होगी, जैसे कि किसी विलयन की पीएच 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 के मध्य होगी तो उसका कलर कैसा होगा, लाल होगा, बिल्कुल गहरा लाल होगा। अगर किसी अम्ल की पीएच होगी ऐसी तो ठीक है, उसका कलर लाल होगा। और अगर उसकी किसी विलयन की पीएच 5 से 6 होगी तो उसका कलर होगा पीला, पीला कलर आएगा उसका। ठीक है, और अगर किसी विलयन की पीएच 6 से 7 होगी, 6 से 7 या 6 से 7 के मध्य होगी तो उसका कलर होगा हल्का पीला, हल्का पीला कलर आएगा अगर किसी विलयन की पीएच 6 से 7 के मध्य हुई तो। और अगर किसी विलयन की पीएच 7 हुई तो उसका कलर कुछ नहीं बदलेगा, जैसा वो है वैसा ही रहेगा, उदासीन। ठीक है, और अगर किसी विलयन की पीएच 7 से और 9 के मध्य हुई तो उसका कलर होगा हरा, हरे रंग का हो जाएगा वो। ठीक है, हरा रंग दिखाएगा। और अगर किसी विलयन की पीएच 9 से 10 के मध्य हुई या 9 से 10 के बीच हुई तो उसका हल्का नीला कलर होगा। और अगर किसी विलयन की पीएच 10 से और 14 भी, 10 से 11 भी हो सकती है, 11 से 12 भी हो सकती है, 12 से 13 भी हो सकती है, फिर 11.5, 11.9 ऐसे हुई, 10 से और 14 के मध्य, तो उसका कलर नीला होगा। ठीक है, ये तो है सार्वत्रिक सूचक। और हमने पढ़ा था पीएच स्केल भी, तो पीएच स्केल भी देख लेते हैं क्या होता है पीएच स्केल। देखिए, पीएच स्केल ये होता है, ऐसे इसमें वो लगे रहते हैं यहाँ पर, ऐसे ही 0 से 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर इस स्केल में यहाँ पर मध्य में होता है 7, इसकी तरह ही जो उदासीन होता है यहाँ पर होते हैं लवण। ठीक है, जिसका पीएच 7 होगा वो होगा लवण, उदासीन होगा वो। और अगर किसी का पीएच 7 से कम हुआ तो वो होगा अम्लीय, और अगर उसका पीएच 7 से ज्यादा हुआ तो वो होगा क्षारीय। अब देखिए, एक बात जो सभी को कंफ्यूज करती है और कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसका कारण भी यही है। हम सोचते हैं कि जैसे कि कोई अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय विलयन है, तो हम सोचते हैं कि उसमें सिर्फ H+ आयन ही होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसमें H+ आयन तो होंगे ही, उसके साथ OH- भी आयन होंगे। तो आप बोलेंगे सर अगर OH- आयन भी होंगे तो फिर वो क्षारीय होना चाहिए, लेकिन जिसमें H+ आयन होते हैं वो अधिक अम्लीय होता है, और उसमें OH- आयन होते हैं वो भी अम्लीय होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसी का प्रभाव तो लोग देखेंगे। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, इधर से ये लाइन है, ये आ रही है बिल्कुल मध्य में, इसका मतलब यहाँ पर 7 है, तो 7 है तो 7 पर लवण होता है। ठीक है, पीएच उसकी उदासीन होती है, वो 7 पीएच आने पर जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। और अगर वह अम्ल होगा तो इधर से नीचे की तरफ चला जाएगा और H+ आयन देगा। ठीक है, अगर किसी विलयन में H+ आयन है तो वो अम्लीय होगा। ठीक है, ये इधर ये लाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर है H+ आयन और नीचे है OH- आयन। इसमें अम्ल में ही H+ आयन भी है और यहाँ पर ही OH- आयन भी है। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें तो OH- आयन भी है, H+ आयन भी है, फिर भी आपने इसे अम्लीय क्यों कहा, क्षारीय भी तो कह सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते थे, इसे अम्लीय कहेंगे, क्योंकि ये क्षारीय का तो सिर्फ OH- आयन का तो सिर्फ इतना सा हिस्सा है इसमें, ये लाइन देख रहे हो ना आप, ये मैंने कर दिया, ये हिस्सा है क्षारीय माध्यम का, तो और ये इतना बड़ा हिस्सा है वो अम्लीय माध्यम का है। ठीक है, तो यहाँ पर H+ आयन ज्यादा होने के कारण इसे हम अम्ल ही कहेंगे। ठीक है, और इधर देखते हैं, इधर जो ये हिस्सा है वो H+ आयन का है,
और ये हिस्सा है वो OH माइनस आयन का है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर OH माइनस आयन का हिस्सा बड़ा है तो यहाँ पर क्षारीय होगा, ठीक है। OH माइनस आयन इस यहाँ पर जो भी विलयन होगा उसका OH माइनस आयन होगा तो वो क्षारीय होगा। देखिए अगर मान लीजिए 7, यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर होगा 9, ठीक है। देखिए अब समझते हैं हम, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 8। देखिए 7 से 8 के मध्य जाएंगे तो ये लाइन सिर्फ थोड़ी सी ही तो ऊपर जाएगी, थोड़ा सा ही तो H प्लस आयन कम होगा, OH माइनस आयन थोड़ा सा ही तो ज़्यादा होगा और H प्लस आयन थोड़ा सा ही तो कम होगा। इसलिए जो होगा वो यहाँ का pH होगा वो थोड़ा सा ही तो ज़्यादा होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे हल्का क्षारीय, ठीक है। और इसी तरह इधर जाएंगे थोड़ा सा तो इसे हम कहेंगे हल्का अम्लीय। 1 से 2 पॉइंट पे हल्का चला जाता है फिर पूरा अम्लीय ही चला जाता है, ठीक है। इधर से 1-2 पॉइंट हल्का क्षारीय फिर पूरा क्षारीय ही बन जाता है, ठीक है। ये और देख लेते हैं, बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। देखिए pH अगर 7 हुई, किसी विलयन की pH अगर 7 हुई तो वह उदासीन होगा, ठीक है, वो विलयन उदासीन होगा। अगर उसकी pH 7 से कम हुई, ठीक है, तो वह अम्लीय होगा, वो विलयन अम्लीय होगा। किसी विलयन की pH 7 हुई तो वो उदासीन विलयन होगा, और अगर किसी विलयन की pH 7 से कम हुई तो वो अम्लीय होगा, और अगर किसी विलयन की pH 7 या 7 से ज्यादा हुई, 7 से ज्यादा ही हुई तो वो क्षारीय होगा, ठीक है। देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए या फिर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि कितने pH पर अम्ल होता है, कितने pH पर क्षार होता है, ठीक है। अम्लीय प्रकृति का होता है, किधर की तरफ जाता है, तब 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा वो विलयन, और अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय प्रवृत्ति का विलयन होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि विलयन है, जैसे कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है, कोई भी है, तो ये अम्ल और क्षार हमारे जीवन है, जो हमारे दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम उसे कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारी दिनचर्या में कैसे काम आ रही है, हमारे क्या काम आ रही है ये अम्ल, जिसे हम रोज देखते हो, समझते हो, जानते हो कि ये अम्ल हमारे यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक है। जब तक कोई चीज काम नहीं आएगी ना तब तक वो वेस्ट है। अगर कोई चीज हम तभी समझ सकते हैं तब उसे हमने देखा हो, जाना हो, कुछ भी किया हो, ठीक है। तो हमारे शरीर, हमारी दिनचर्या में कुछ pH मान हमारे जो काम आते हैं, जो pH फिक्स है, उन्हें हम देखते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में pH का महत्व, क्या क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में pH, अगर हमारे जो pH है वो बिगड़ जाएगा तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहला है, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हमारे मुंह का pH है वो 5.5 होता है, अगर 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि 5.5 से कम हो गया तो क्या होगा, हमारे दांत हैं वो क्षय मतलब दांत धीरे धीरे टूटने लग जाएंगे, ठीक है सर। टूटने लग जाएंगे, क्यों टूटने लग जाएंगे, ठीक है, क्यों टूटने लग जाएंगे, क्योंकि 5.5 से कम होगा तो उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती जाएगी, और अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण जो दांत है, दांतों में सड़न गलन धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि हमारे दांतों की जो pH है वो 5.5 से कम न हो। क्या करना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों में, जैसे कि दांतों पर एक परत सी आ जाती है, हम जीभ लगाकर देखते हैं तब हमें महसूस होता है कि दांतों पर एक परत सी, जंग सी छा गई है, ठीक है। अगर हम ज्यादा दिनों तक ब्रश नहीं करते हैं तो दांत पीले भी हो जाते हैं और दांतों में सड़न लग जाती है, कीड़ी जिसे कहते हैं, काली काली परत छा जाती है दांतों पर, ठीक है, वो होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है धीरे धीरे दांत खरने लग जाते हैं, टूट के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें क्षारीय प्रवृत्ति की ब्रश करनी चाहिए। कोलगेट क्षारीय होती है सभी, ठीक है, कोई सी कोलगेट कर सकते हो आप, ठीक है। कोलगेट करेंगे तो हमारे मुंह का pH वो लेवल में आ जाएगा और वो फिर से ही 5.5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद में हमारे मुंह का pH बिल्कुल 5.5 हो जाता है, ठीक है। फिर 5.5 होने के बाद में जब हम जो कोलगेट होता है उसको अगर हम चखेंगे तो हमें कड़वा कड़वा प्रतीत होगा, ठीक है, क्योंकि 5.5 हो गया। अगर ज्यादा करेंगे तो वह pH है वो बढ़ता चला जाएगा और हमें कड़वा कड़वा स्वाद आएगा, ठीक है। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। ऐसे ही pH का तो पौधों में बहुत तगड़ा इंपोर्टेंस होता है, ठीक है। कैसा इंपोर्टेंट होता है, जैसे कि कोई पौधा है तो उस पौधे का भी pH फिक्स होना चाहिए,
पौधे के पीएच भी फिक्स होता है कि जब पौधे की पीएच 5.5 होगी, अर्थात पौधे की पीएच अगर 6 होगी तो वह अच्छी तरह ग्रो करेगा, और अगर उसकी आवश्यकता अनुसार उसे पीएच नहीं मिली तो वह कुमल जाएगा या उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी या फिर वो वृद्धि नहीं करेगा। ऐसी कुछ समस्याएं आने लग जाती है। इसलिए अलग अलग पौधों का पीएच भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि प्रजाति का पीएच तो एक ही होता है, जैसे कि बाजरा है, बाजरी फसल है, तो बाजरे की फसल को पीएच 5, 5.6, 5.7 इतना ही चाहिए, ठीक है। और इससे ये साबित होता है कि जो फसल है, फसल का पीएच एक समान होता है। जैसे कि फसल को एक ही समान पीएच की आवश्यकता होती है। जैसे कि गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल का पीएच अलग होता है। जैसे सब फसलों के अलग अलग पीएच होते हैं, हर पौधों के भी अलग अलग पीएच होते हैं, ठीक है। और पौधों को पीएच मान जो विशिष्ट पीएच है उसकी आवश्यकता होती है अच्छी तरह ग्रो करने के लिए। अगर उन्हें उनका जो विशिष्ट पीएच नहीं मिलेगा तो वो अच्छी तरह वजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच तक कार्य करता है। जो हमारा शरीर है वो किस पीएच पर कार्य करता है, ठीक है। हमारा शरीर 7 का अर्थ होता है उदासीन, 7 या फिर 7.8 पीएच तक कार्य करता है, ठीक है। 7 उदासीन हो या फिर थोड़ा हल्का क्षारीय हो जाए तो हमारा शरीर कार्य करता है। अगर इससे ज्यादा पीएच हो गई तो हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। हमें डिसऑर्डर्स अर्थात कोई भी किसी प्रकार की बीमारियां होने लग जाएंगी और हम बीमार भी पड़ सकते हैं अगर हमारे शरीर का पीएच संतुलित नहीं रहा तो। कितना नहीं रहा तो अगर 7 या 7.8 तक कितने लेवल होना चाहिए, 7 या 7.2, 7.3, 7.4 इतने तक होगा तो नॉर्मल है। और अगर 7.8 हुआ तो अधिकतम है, इससे ज्यादा हुआ तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है, ठीक है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। जल का भी पीएच एक निश्चित होता है। जैसे वर्षा के जल का पीएच 5.6 होता है, ठीक है। और अगर ये पीएच 5.6 से कम होने लग गया, जैसे कि 5.3 हो गया, 5.2 हो गया, 4.1 हो गया, फिर 5 हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है तो जो जल का पीएच है, वर्षा जल का पीएच, तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्योंकि जैसे ही पीएच इसका कम होता जाएगा तो वो अम्ल में बदलता जाएगा, अम्ल गहरा होता चला जाएगा और उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा, ठीक है। अगर अम्लीय वर्षा होगी तो उससे हमें क्या नुकसान है, हम क्या करें कि अम्लीय वर्षा न हो, ठीक है। तो क्या करें, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर अम्लीय वर्षा मान लो हो रही है, ये तो अम्लीय वर्षा से हमें क्या नुकसान है, ठीक है। क्या नुकसान है, देखिए जैसे ताजमहल है, ताजमहल तो आपने देखा या नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, देखेंगे अभी आगे। तो क्या होता है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल बिल्कुल व्हाइट कलर का था पहले, क्या है, अब तो अनेक प्रकार की गंदगियां वगैरह से अम्लीय वर्षा बढ़ गई है। पहले ताजमहल बिल्कुल सफेद जगत, बिल्कुल सफेद बिल्कुल बर्फान सफेद, इतना सफेद था कि देखने पर आदमी अचंभित रह जाए, ठीक है। और फिर क्या है, धीरे धीरे अम्लीय वर्षा शुरू हो गई, तो अम्लीय वर्षा से जो ताजमहल है उसका कलर धीरे धीरे पीला होता चला जा रहा है, ठीक है। पीला होकर उसके जो पत्थर है, उसका जो अनमोल एक ऐसा पत्थर, ताजमहल कोई दूसरा नहीं है दुनिया में। और आपको पता है ताजमहल कितनी सुंदर बनावट है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका रंग पीला होता जा रहा है, उससे ताजमहल को बहुत गहरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर अम्लीय वर्षा को नहीं रोका गया या फिर प्रकृति की शुद्धता पर कार्य नहीं किया गया तो एक दिन ताजमहल बिल्कुल पीला हो जाएगा और वो उसकी जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। अगर 5.6 से कम हो गया तो अम्लीय वर्षा होगी तो जैसे समुद्रों का जल भी अम्लीय हो जाएगा, फिर उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे मछलियां आदि हैं वो भी नष्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो अम्लीय वर्षा हो न हो, इसलिए हमें प्रकृति को शुद्ध रखनी चाहिए। जो प्रकृति में होने वाली अनोन्य गैसें हैं जो हानिकारक होती हैं, वे गैसें ही ऊपर जाती हैं और जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ वो जो गैसें हैं वो मिक्स होकर जमीन पर गिरती हैं। जैसे ताजमहल पर गिरती है तो उसका रंग भी धीरे धीरे सफेद से पीला होने लग गया है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। अगला देखते हैं, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है, ठीक है। जैसे कि मधुमक्खी हमारे डंक लगा देती है तो डंक लगाने के बाद हमारे वहां पर लाल हो जाता है और धीरे धीरे जलन व दर्द होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर मधुमक्खी काटे तो अम्लीय हो जाता है, डंक अम्लीय होता है उसका, तो अम्लीय को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि अम्ल को हटाने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्षारक का यूज करना चाहिए। अब क्षारक का उदाहरण मैंने आपको पढ़ाया था, साबुन जो हर घर में मिल जाता है। जैसे कि मधुमक्खी ने हाथ पे काट लिया, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर उसका डंक है जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अगर वह डंक अभी भी हाथ में ही है तो हमें जो साबुन है उसको उस पर रगड़ लेना चाहिए, जिससे उसकी अम्लीयता समाप्त हो जाएगी और उदासीन हो जाएगा और जिससे हमें जलन और दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है।
आगे पॉइंट देखते हैं अभी आगे। तो दोस्तों दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट हमारा। देखिए, खाना खाने के बाद पेट की अम्लता बढ़ जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद पेट में अम्लता बढ़ जाती है, जिससे कारण क्या होता है, देखिए, जिससे पेट में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द सा महसूस होता है हमें। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्षारक, इनो आदि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे पेट में कुछ दर्द सा होने लग जाता है या फिर कोई गैस एसिडिटी हो जाती है, तो क्या करें, उससे क्या होता है, हमारे पेट की अम्लता है वो बढ़ जाती है। अब अम्लता बढ़ गई पेट की तो क्या करें, अम्लता को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, अम्ल को उदासीन बनाने के लिए क्षारक का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो लवण बन जाएगा। ठीक है, तो क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो क्षारक, कौन सा क्षारक ले, इसमें ऐसे ही नहीं ले सकते हम, तो क्या ले, क्षारक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, इनो एक क्षारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे जल में डालकर और पीते हैं तो जिससे पेट की अम्लता दूर हो जाती है। हमारे पास इनो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये इनो। जैसे हमारे पेट में दर्द या फिर कुछ जलन वलन होती है तो क्या करते हैं, इसे यहाँ से फाड़ते हैं और एक गिलास जल में डालकर पी जाते हैं। 2 मिनट या कुछ देर के बाद में हमें रिलीफ मिल जाता है दर्द से और उदासीन बन जाता है, जो पेट की अम्लता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करने से मुंह का पीएच कम हो जाता है, वह मुंह में सड़न प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जैसे खाना खा लिया हमने, खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद दांतों में जो खाना है उसके टुकड़े, रोटी के टुकड़े फंसे रह जाते हैं, या फिर दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें फंसे रह जाते हैं। तो वो क्या है, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो दांतों के बीच में फंसे रहेंगे और धीरे धीरे उनमें से क्या होने लग जाएगा, उनमें सड़न, गलन, बदबू सी प्रारंभ हो जाएगी, जिससे मुंह में से भी बदबू आने लग जाती है और मुंह का पीएच है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, मतलब मुंह में अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जिससे क्या किया जाए, अम्लीय प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने बता दिया, अम्लीय प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए क्षारीय माध्यम का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या क्षारीय करें, कोलगेट जैसे हम कोलगेट लेकर करते हैं तो दांतों में से ब्रश से जो खाना है वो भी हट जाता है और जो मुंह का पीएच कम हो जाता है वो भी लेवल में हो जाता है और उदासीन बन जाता है। इस प्रकार जो ये पॉइंट है वो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये पॉइंट हमारे अगला पढ़ेंगे। हमने अम्ल व क्षारक के बारे में खूब डिटेल से पढ़ लिया क्या होते हैं, अब लवण के बारे में पढ़ेंगे। जल में क्षारक OH- आयन देते हैं। ठीक है, ये क्षारक है, इसको जल में डाला तो Na+ और OH- में टूट गया। जब अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते समय सावधानी है, पहले सावधानी है, अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते समय धीरे धीरे डालना है। जल में अम्ल और क्षारक को हमें धीरे धीरे डालना है, न कि एक साथ डाल देना है, ऐसा नहीं करना है, एक साथ नहीं डालना है बिल्कुल भी, धीरे धीरे दोनों को डालेंगे। और यह प्रक्रिया अत्यधिक उसमें से भी होती है, इसलिए कांच पात्र को धीरे धीरे हिलाते रहना है, वरना नहीं हिलाएंगे तो कांच पात्र फट भी सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए जब इसमें अम्ल व क्षारक को डालेंगे जल में तो हमें धीरे धीरे कांच पात्र को भी हिलाते रहना। हमने पढ़ा था कि जब धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो लवण, जल और CO2 गैस बनती है। तो उस अभिक्रिया में बनने वाली गैस CO2 है, ये कैसे पता चलेगा हमें, तो उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं CO2 का परीक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 का परीक्षण करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, इसमें चूने के पानी से CO2 प्रवाहित करवाने पर चूने का पानी सफेद हो जाता है। तो चूने का पानी है उसमें से अगर हम CO2 गैस को प्रवाहित कराएंगे तो जो चूने का पानी है वो सफेद या फिर दूधिया रंग का हो जाता है। अब इस अभिक्रिया में हम चूने के पानी से CO2 गैस को प्रवाहित करवाएंगे, अगर चूने का पानी सफेद हो गया या दूधिया हो गया तो हमें पता लग जाएगा कि ये गैस है वो CO2 है। अगर दूधिया नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये CO2 गैस नहीं थी। CO2 गैस चूने के पानी से प्रवाहित होने पर दूधिया या सफेद रंग की हो जाती है। देखते हैं अभिक्रिया को, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। CaOH2 का होल ट्वाइस, ये जो है ये चूने के पानी का सूत्र है। इसमें से जब CO2 प्रवाहित करवाएंगे तो CaCO3 दूधिया रंग का हो जाएगा जल में। ठीक है, और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित कराने पर, अधिक मात्रा में अगर हम जल में CO2 प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा, अगर हम पानी के दूधिया होने के बाद में भी उसमें से जो अभिकारक बनेगा उसमें से लगातार CO2 प्रवाहित करवाते ही रहेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ था इसमें और भी अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करवाई जा रही है तो क्या होगा, CO3 का होल ट्वाइस, अर्थात ये जो उत्पाद बनेगा वो रंगहीन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दूध या जल में अधिक मात्रा में और CO2 प्रोवाइड कराएंगे तो जो उसका रंग है वो वापस बिना रंग का हो जाएगा या फिर पारदर्शी हो जाएगा। जो दूध या रंग होगा वो भी समाप्त हो जाएगा, वो पहले जैसा ही बन जाएगा। ये उत्पाद बन जाएगा जो कि पारदर्शी होता है जल की तरह। तो हम
देखते हैं अभिक्रिया, देख ली तो फिर इसमें देखते हैं स्टैंड में अभिक्रिया, चित्र के द्वारा समझते हैं इसको। देखिए ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड से ये नली को पकड़ रखी है, पीपेट नली को, और इसमें यहां पर लगा रखा है कॉर्क, जिससे कि जो गैस निकलेगी वो नली के द्वारा ही जाए, इधर होके बाहर नहीं निकले। इस नली के द्वारा ये जो नली है इसमें गैस प्रवाहित करवाई जा रही है। इसमें लेते हैं हम, इसमें HCl और Na2CO3 लेते हैं। Na2CO3 इसमें से H और इसमें HCl दोनों का मिश्रण लेते हैं, तो क्या बनता है, हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक, अम्ल और लवण के जब क्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस बनती है। तो इससे जो गैस बनेगी वो CO2 है कि नहीं है, इसलिए हम इसे इसमें चूने का पानी है, अगर इस गैस के द्वारा चूने का पानी दूधिया रंग का हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये CO2 गैस है। अगर दूधिया रंग का नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि CO2 गैस नहीं है। ये इसमें लिया गया है चूने का पानी और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करवाएंगे इसमें, तो ये रंगहीन हो जाएगा, पानी जैसे कलर का ही हो जाएगा। तो ये HCl अम्ल लेते हैं, ये अम्ल और ये है धातु कार्बोनेट, अम्ल और धातु कार्बोनेट की क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल और CO2 गैस बनती है। तो इसमें जल और लवण रह जाएंगे और जो गैस है वो ऊपर होकर इसमें नली में चली जाएगी। इस नली में जाने के बाद अगर ये जो चूने का पानी है वो दूधिया रंग का हो गया तो हम समझ जाएंगे कि CO2 गैस है, और नहीं हुआ तो समझ जाएंगे CO2 गैस नहीं है। ये क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जो हम लैब में करवाते हैं इस स्टैंड पर इस नली को लगाकर। तो हम देखते हैं कि दूधिया रंग का पानी होता है तो फिर कैसे होता है, वो चौक पाउडर की तरह होता है, कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाता है। कैसे, देखिए जैसे कि ये एक बीकर है, इस बीकर में हम जल लेते हैं, इस बीकर में हम जल लेते हैं। जल में अगर हम चौक पाउडर को डालेंगे तो क्या होगा, चौक पाउडर कुछ देर तक इस पानी को दूधिया कर देगा और फिर अंत में नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रकार इसमें होता है, कुछ देर तक चूने के पानी को CO2 गैस दूधिया कर देती है और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित कराने पर वो नीचे की तरफ जम जाता है और ऊपर का पानी पारदर्शी हो जाता है। उसमें फिर CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाता है, जो कि एक पारदर्शी पदार्थ होता है। इसलिए जैसे चौक पाउडर कार्य करता है वैसे ही चूने के पानी में CO2 गैस कार्य करती है। ठीक है, यह है बीकर, यह जल, यह चौक पाउडर। जिस प्रकार चौक पाउडर कार्य करता है जल में, उसी प्रकार CO2 गैस चूने के पानी में CO2 गैस कार्य करती है। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। हमने अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा ली, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा ली। अब देखते हैं कि अगर अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होता है। देखते हैं, जब अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमेशा लवण और जल बनेगा। देखते हैं समीकरण के द्वारा, जब HCl की अभिक्रिया NaOH क्षारक के साथ करवाई जाएगी तो लवण NaCl और जल बनेगा। ठीक है, ये एक लवण है, NaOH एक क्षारक है और HCl एक अम्ल है। ठीक है, लवण और जल बनेगा हमेशा, जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, एक परिभाषा आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो वो दोनों आपस में प्रभाव को नष्ट करके लवण और जल का निर्माण करेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। उसमें न तो अम्ल का प्रभाव होगा न क्षार का प्रभाव होगा, दोनों मिलकर एक लवण और जल बना देंगे। उसमें दोनों का ही प्रभाव आपस में ही नष्ट हो जाता है एक दूसरे। देखिए इसमें लिखा भी है, इस अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बना देते हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल ही बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण का अर्थ होता है उदासीन हो जाना। जैसे कि अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन होकर एक लवण बनाएंगे और जल का निर्माण करेंगे। हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, क्षारक के बारे में पढ़ लिया था और अब पढ़ते हैं लवण के बारे में। अम्ल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं हम लवण। लवण क्या होते हैं? लवण हमने पहले भी बता दिया और अभी बता रहे हैं, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार तो क्या बनेंगे? लवण प्लस जल। ठीक है, और अम्ल क्या लिया है हमने? HCl अम्ल ले लिया और क्षार क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। NaCl एक लवण है और H2O जल है ही और NaOH एक क्षार है। ठीक है, और अम्ल यहाँ पर HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है, ये बनेंगे। और हम लवण के बारे में पढ़े तो हमने यही देखना है कि लवण कैसे बनते हैं, ठीक है। तो लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें लवण और जल प्राप्त होगा। हमें मतलब सिर्फ लवण से, क्योंकि हम पढ़ भी लवण रहे। तो लवण कैसे बन रहा है, अम्ल और क्षारक मिलकर लवण बनाते हैं। लवण क्या होते हैं, लवण उदासीन होते हैं जो अम्ल और क्षारकों के मिलने से बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा दी आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियोस में जाकर देख लीजिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक है लवण से रसायन बनाना। जो ये लवण बना है इससे हम कौन कौन से रसायन बना सकते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के रसायन बना सकते हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं और किसी कार्य में भी काम आते हो, ऐसे लवण देखेंगे हम। ऐसे लवणों से कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं, उनमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaH2 NaOH2, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ठीक है, वो देखेंगे हम। लवण से किस प्रकार बनाते हैं। अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है लवण से। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, धोने का सोडा। धोने का सोडा आप जानते हैं सब, जो कपड़ों को धोने के लिए काम में लिया जाता है। बेकिंग सोडा जिसको डाला जाता है खाने वगैरह में, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूरी तरह पढ़ेंगे। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये पेरिस क्यों रखा गया, क्योंकि पेरिस आप सब जानते हैं एक जगह का नाम है, सिटी, जो बहुत ही लोग घूमने जाते हैं, देखने लायक स्थल है। मैं तो नहीं गया, लेकिन आप जाके देखना, मैं तो सपनों में ही घूम लूंगा, खैर, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस क्यों नाम रखा गया इसका, पेरिस इसलिए नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले इसको जो बनाया गया था वो पेरिस में ही बनाया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। आप सब इनके उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो हम प्लास्टर करवा के आते हैं, ठीक है, वो प्लास्टर वही होता है POP। या फिर मकान है, किसी मकान की छत में जो डिजाइन बनाई जाती है वो POP होता है। पुट्टी होती है, वॉल पुट्टियां, उनमें POP की मात्रा डाली जाती है, ठीक है। जो मकान की छत में हम लगवाते हैं POP, उससे मकान अच्छा दिखता है, इसलिए इसको उपयोग अनेक चीजों में किया जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले पेज पर। पांचों चीजों को लवण से देखेंगे कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं, वो रसायन किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, इनकी समीकरण पढ़ेंगे।